फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड्स, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, सबके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। जो नया क्वेश्चन बैंक है भारत स्किल्स पोर्टल पर अपलोड हुआ है, उस क्वेश्चन बैंक के इस वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। उनके क्वेश्चंस को हम इस प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज उससे आगे इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है नो योर सेल्फ, मतलब अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानने से क्या मतलब हो सकता है? अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ, मतलब हमारी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, हमारी क्या क्या ताकतें हैं। कमज़ोरियाँ कम होनी चाहिए, ताकतें ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम सफल होंगे। हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारे व्यक्तित्व के क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं, इन सब तरीके के आकलन को हम नो योरसेल्फ कहते हैं कि अपने आप को पहचानना। आज के टॉपिक का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा किसी के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? तो हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, पहला जो ऑप्शन है डेफिनेटली वो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, वीकनेसेस भी करती हैं। हमारा बिलीफ, हमारी क्या मान्यताएं हैं, हम महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, हम बच्चों को किस नज़र से देखते हैं, हम बुज़ुर्गों को किस नज़र से देखते हैं, हम अपने कार्यस्थल पर अपने बॉसेस के साथ कैसे बात करते हैं, वो हमारी मान्यताओं पर भी डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मान्यताओं पर डिपेंड करता है, हमारे सोचने के तरीकों पर, बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। स्किन कलर लास्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा। स्किन कलर आपके फिजिकल अपीयरेंस का हिस्सा है। आपका त्वचा का रंग सफ़ेद है या काला है या भूरा है या येलो है। आपका व्यक्तित्व आपकी त्वचा के रंग पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप देखने में कैसे हैं, आपकी त्वचा का रंग कैसा है, आपके बाल सफ़ेद हैं या काले हैं, ये सब फिजिकल अपीयरेंस में आता है, व्यक्तित्व में नहीं आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। स्किन कलर व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं हो सकता, वो फिजिकल अपीयरेंस का हिस्सा होता है। ये अलग बात है कि हम आम भाषा में ये कह देते हैं, अगर किसी के डोले शोले बड़े हुए होते हैं, हम कहते हैं बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, कद लंबा हो तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। आमतौर पर ये हम बातें गलत करते हैं। कद लंबा होने से पर्सनैलिटी बड़ी नहीं होती है। महात्मा गांधी 6 फुट के नहीं थे, है ना। पर्सनैलिटी है आपका व्यवहार, किस माहौल में आप कैसा व्यवहार करते हैं और वो दुनिया को कितना पसंद आ रहा है, वो है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अच्छी और बुरी नहीं होती हैं, पर्सनैलिटी बस अलग होती हैं। आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार जब भी ऑडियंस मिलेगी, वो ऑडियंस आपको पसंद करेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। थिंग्स दैट वन इज़ गुड एट डूइंग आर। चीज़ें जिन्हें करने में कोई व्यक्ति अच्छा होता है वो क्या होती हैं? कंसर्न, उसकी चिंताएँ होती हैं। कंसर्न मतलब चिंताएँ। हम किसी चीज़ को करने में अच्छे हैं तो उनको हम अपनी चिंता नहीं कहते हैं ना, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इंटरेस्ट मतलब रुचि। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी जिसमें रुचि हो वो काम करने में हम अच्छे होते हैं। मान लीजिए मेरा गाना सुनने में रुचि है, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा गाना भी गाता हूँ, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एबिलिटीज़ उसको कहते हैं आपकी क्षमताएं। जिस काम को करने में आप अच्छे होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ में, यानी कि आपकी क्षमताओं में गिनी जाती हैं, उसको हम एबिलिटीज़ कहते हैं। पैशन होता है जुनून। वो जुनून हमें ज़रूर एबल कर देगा, हमारी क्षमताओं को बढ़ा देगा, उन कार्यों को करने में हमें अच्छा बना देगा, वो अलग बात है। लेकिन पैशन वो नहीं कहा जा सकता कि ये काम करने में हम बहुत अच्छे हैं। प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो दिए हुए विकल्प में है वो एबिलिटीज़ है। यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ लिखा होता तो वो भी उत्तर सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8। इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज़ वंस डैश। कुछ अच्छा करने में असमर्थता किसी की क्या होती है? अगर कुछ करने में अच्छा है तो उसको एबिलिटीज़ कहेंगे, और अगर कुछ करने में अच्छा नहीं है तो उसको वीकनेस कहेंगे। उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, पैशन के साथ प्रयास करना पड़ता है। ऑप्शन ए सही है। अगर हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं तो वो कार्य हमारी वीकनेसेस में आता है। एस्पिरेशंस होती हैं जो हम बनना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी काम को करने में मैं असमर्थ हूँ और वो मैं बनना भी चाह रहा हूँ। मान लीजिए मुझे स्विमिंग करने में मैं असमर्थ हूँ और मेरा मन भी नहीं है स्विमिंग करने का, तो अगर मैं किसी कार्य को करने में असमर्थ हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं वो बनना भी चाह रहा हूँ। एस्पिरेशंस नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो आप करने में समर्थ होते हैं उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। वैल्यूज़ होती है मूल्य। मूल्य का तो यहाँ पर कोई मतलब ही फिट नहीं हो रहा है कि हमारे मूल्य क्या हैं, हम किस चीज़ को अच्छा और किस चीज़ को बुरा मानते हैं। वो असमर्थता से तो उसका कोई तुक नहीं बैठ रहा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है, वीकनेसेस। वीकनेसेस मतलब कमजोरियाँ, हमारी कमजोरियाँ, व्यक्तित्व की कमजोरियाँ या कौशल की कमजोरियाँ या कार्य दक्षता की कमजोरियाँ, जो भी हमारी कमजोरियाँ हैं वो हमें असमर्थ बना देती हैं उस कार्य को करने में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। इट इज़ वन ऑफ हर डैश टू इम्प्रूव। मीना को अपने खाली समय में संगीत सीखना बहुत पसंद है।
यह है डैश सुधारने के लिए। मीना को क्या क्या सुधारने के लिए? मीना को खाली समय में संगीत सुनना बहुत पसंद है। देखते हैं आंसर क्या है। लॉजिक्स। अरे गाने सुनने से लॉजिक नहीं कभी सही होते हैं, गाने तो बल्कि आपको और इलॉजिकल कर देते हैं। तो लॉजिक से गानों का कोई सीधा संबंध नहीं है। कुछ गाने बहुत अच्छे लॉजिकल होते हैं, पर अधिकतर गाने जो आजकल नए ज़माने के गाने हैं वो तो इलॉजिकल होते हैं। अगला है इंटरेस्ट। यस, अगर आपका इंटरेस्ट होगा, भाई मीना जी का इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, इसलिए वो खाली समय में गाने सुनती है। भाई गाने अगर वो फ्री टाइम में सुनती है तो उसको वो अपनी रुचियों को बढ़ा रही है, उसको इम्प्रूव कर रही है। थर्ड ऑप्शन वैल्यू यानी कि मूल्य। खाली समय पे अगर मीना म्यूज़िक सुन रही है तो वो उसकी रुचि है और वो उस रुचि को बढ़ाना चाह रही है, बेहतर करना चाह रही है। वीकनेसेस भी ये नहीं है। खाली समय में गाने सुनना हमारी कमज़ोरी थोड़ी हो सकती है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजो इज नॉट गुड एट MS Excel। विद हिज हार्ड वर्क ही लर्न्स टू ओवरकम वीकनेसेस एंड टर्न देम इनटू अ डैश। बीजो नाम का एक व्यक्ति है, उसको MS Excel जो MS ऑफिस का चार्ट और टेबल्स बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो अच्छा नहीं है बेचारा, लेकिन अपनी मेहनत से वो अपनी कमज़ोरियों को, अच्छा नहीं है तो वो उसकी कमज़ोरी हुई ना, असमर्थ है तो कमज़ोरियाँ हुई वो उसकी। जब MS Excel उसको नहीं आता था वो उसकी असमर्थता थी, तो वो कमज़ोरियाँ थी। लेकिन जब वो अपनी मेहनत से, प्रयास से उसको सीख लेगा तो कमज़ोरियों को किस में बदलना सीख गया, वो अपनी स्ट्रेंथ्स में, है ना। वो जो कमज़ोरी है वो तब तक ही है जब तक वो MS Excel में असमर्थ है या उसको नहीं आता है MS Excel को यूज़ करना। लेकिन जिस दिन उसने अपनी मेहनत से उसको सीख लिया तो उसको हम क्या कहेंगे, वो अपनी कमज़ोरियों को उसमें किसने बदल दिया, स्ट्रेंथ्स में। बिलीफ में नहीं बदला। बिलीफ होती हैं आपकी मान्यताएं। MS Excel एक टेक्नोलॉजिकल टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो वही करता है जो सॉफ्टवेयर में लिखा होता है। वैल्यूज़ होती है मूल्य। मूल्य भी, सॉफ्टवेयर तो एक प्योरली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टूल है। उसका मूल्य, बिलीफ, पर्सनैलिटी, खुशी, गम से कोई मतलब नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। लीडर बना देगा वो उसको मतलब आप अगर MS Excel सीख जाओगे तो आप लीडर बन जाओगे, ये भी आंसर गलत लग रहा है ना। वो MS Excel जो उसकी असमर्थता थी, उसको जब उसने सीख लिया अपनी मेहनत से, तो उसकी कमज़ोरी क्या बदल गई, स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में बदल गई। तो इसका आंसर डी सही है। अगला टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में करेंगे, जिसके 5 सवाल इस न्यू क्वेश्चन बैंक में हैं, वो है आपका बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर कहते हैं आपका व्यवहार, एटीट्यूड कहते हैं आपका नज़रिया। क्वेश्चन नंबर 11, द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज एंड डील विद आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज डैश स्किल्स। जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं बाहरी वातावरण से, ये क्या कहलाता है, किस कौशल के रूप में जाना जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बिहेवियरल, यस, ये हमारे बिहेवियरल स्किल्स हैं, जो हमारे व्यवहारिक। जब हम समाज में जाते हैं वो भी तो एक बाहरी एनवायरनमेंट है, जब हम स्कूल में जाते हैं वो भी बाहरी एनवायरनमेंट है, जब हम अपने परिवार में लोगों से बात करते हैं वो भी बाहरी एनवायरनमेंट है। अंदर का तो आपके शरीर के अंदर होगा, आपके व्यक्तित्व के अंदर होगा इंटरनल एनवायरनमेंट, तो बाकी सारा बाहरी है। तो जब हम उनसे बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वो हमारा बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक कौशल दर्शाता है। अगर वो अच्छे हैं, हमें व्यवहार करना अच्छा आता है, तो लोग बाग हमें पसंद करेंगे। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हमें बाहर के एनवायरनमेंट में अच्छा व्यवहार करना नहीं आता होगा, तो कहेंगे कि बिहेवियरल स्किल्स इसके कम हैं। मतलब जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, इसको दीन दुनिया का पता नहीं है, दुनियादारी नहीं जानता है। टेक्निकल स्किल वो नहीं होते। टेक्निकल स्किल तो वो होते हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी में सीखते हैं। म्यूज़िकल स्किल भी नहीं होते। हम जब बातचीत करते हैं तो हमेशा गाना गा के बात करते हैं क्या? टीचिंग स्किल भी नहीं होते हैं वो, उनको कहते हैं बिहेवियरल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क एफिशिएंटली एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। रिक्त स्थान एक व्यवहारिक कौशलों में से एक है जो कार्य को कुशलतापूर्वक, व्यवस्थित और समय पर पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब अगर किसी कार्य को हमें करना है तो उसको किस तरीके से करा जाएगा, उसको व्यवस्थित कैसे करें, कार्य करने के हमारे तरीके क्या होंगे, और टाइम पर वो ख़त्म भी होना चाहिए, वो भी पूरी कुशलतापूर्वक। तो इस व्यवहारिक कौशल को हम क्या कहेंगे? पेंटिंग पेंटिंग कहेंगे उसको। सिर्फ पेंटिंग ही समय पर पूरी करनी चाहिए, ये तो ऑप्शन गलत है। कुकिंग, खाना बनाना कहेंगे उसको? नहीं, टाइम मैनेजमेंट कहेंगे, क्योंकि अगर आप उसे कुशलतापूर्वक नहीं करोगे तो समय लगेगा, बार बार ख़राब होगा, दोबारा ठीक करना पड़ेगा। अगर आप उसको व्यवस्थित नहीं करोगे तो पहले जो चीज़ होनी थी वो आपने बाद में कर दी, अब बाद में करोगे तो अब हो ही नहीं रही है, तो समय भी ख़राब हुआ, और टाइम पे वो पूरा होना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आकर जुड़ रही हैं? टाइम मैनेजमेंट में, यानी कि समय प्रबंधन। अगर इस टाइम मैनेजमेंट का हमें बोध नहीं होगा तो हम कभी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे तो फिर दुनिया यही कहेगी ये अभी थोड़ा भोला है, तो दुनियादारी का पता नहीं है, पैसे कैसे कमाते हैं, काम करने में कैसा कौशल होना चाहिए, वही कहेंगे हमें। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। डांसिंग तो आंसर नहीं हो सकता, हम उसे नाचना तो नहीं करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, द वे वी मैनेज और सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जिस प्रकार हम समस्या का प्रबंधन करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं या उसका समाधान निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? भाई देखिए, समस्याएं हमारे सबके जीवन में आती हैं, उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी जरूर निकलता है। तो जब हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं या उस समस्या को सॉल्व करने का एक प्रबंधन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसका सबसे सही आंसर है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे अनुरूप नहीं है, अनुकूल नहीं है, और उस समस्या का हमें समाधान करना है। तो जब वो समस्या है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट हमारे भीतर भी हो सकता है या बाहरी वातावरण से भी हो सकता है, बाहरी एनवायरनमेंट से भी हो सकता है हमारी किसी के साथ बहस हो रही हो, तब भी उसको कॉन्फ्लिक्ट ही कहें। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब हम एग्री नहीं करते कि जो चल रहा है ये मेरी मनपसंद चीज़ नहीं है, उसी को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो बाहर वाले से भी हो सकता है, अंदर से भी महसूस कर सकते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं ये मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है इस हालात में रहना, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। और उसका रेजोल्यूशन मतलब उसका समाधान, उसको हम, ये जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम मतलब कॉन्फ्लिक्ट है भाई, समस्या हम उसको कहते हैं जो अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, चाहे अंदर हो और या बाहर हो, किसी दूसरे के साथ हो या खुद से हो, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वो प्रॉब्लम भी होती है, उसका सॉल्यूशन करना, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समाधान। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14th, रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विद हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विद अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा, वह सही दृष्टिकोण के साथ किसी समस्या का निवारण करती है। यह इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बस ये पूछना है। मतलब एक महिला है रेहाना नाम की, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है उसको, और उस प्रॉब्लम का समाधान वो एक सही दृष्टिकोण से करती है। तो इसको क्या कहा जा सकता है? ये किस चीज़ का उदाहरण है? नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं हो सकता, नकारात्मक रवैया तो नहीं हो सकता ना। अगर आप समाधान कर रहे हैं तो आपका जो एटीट्यूड है वो नकारात्मक तो नहीं हो सकता। दूसरा है टेक्निकल स्किल। ये सही दृष्टिकोण लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सही दृष्टिकोण मतलब उसके स्किल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको आता है वो काम करना, लेकिन उसको वो किस दृष्टिकोण से, सही दृष्टिकोण से कर रही है। तो हमें आंसर सही दृष्टिकोण वाला ही ढूंढना है। टेक्निकल स्किल इसका आंसर नहीं है, इसी तरह साइंटिफिक स्किल भी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर वो सही दृष्टिकोण से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही है, ये लिखा हुआ है, निवारण करती है, तो इसका मतलब टेक्निकल स्किल और साइंटिफिक स्किल होंगी तभी तो करती है वो, निवारण कर रही है, तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी तभी तो कर रही होगी। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पर और बता देता हूँ। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में कोई समस्या आ रही है, आप कहें यार घर जाने का वक्त हो गया, बॉस कह रहा है अभी इसको काम को करना है, ये तो हुआ नकारात्मक नज़रिया। तो आप करेंगे तो आधे मन से काम करेंगे, काम तो करना पड़ेगा, जॉब है तो काम तो करना पड़ेगा। पर पॉजिटिव अगर आप एटीट्यूड से काम करेंगे, सही दृष्टिकोण से काम करेंगे, तो आपको लगेगा नहीं यार मेरे कस्टमर का टाइम बहुत कीमती है, हमने ये वादा कर रखा है पूरी कंपनी ने कि ये परसों तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना है, अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो पूरी टीम की बेइज्जती होगी, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर रुक के इस काम को पूरा करना पड़ेगा आज ही। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, ये है सही दृष्टिकोण। ठीक है, जब आप जॉब करेंगे तो आपको ये बातें और समझ में आएंगी। इस टॉपिक का 5वां और आखिरी क्वेश्चन, एल्पेन डज योगा इन मॉर्निंग, ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अल्पन सुबह योगा करते हैं। अरे भैया इतने मुश्किल नाम देने की क्या ज़रूरत है, मोहन सोहन दे दिया करो। अल्पन सुबह योगा करते हैं, वो खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाएं देखते हैं, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पर योगा की क्लासेस देखता है, ताकि और अंदर से प्रेरणा आए, प्रेरित हो और अच्छा ज़्यादा देर तक योगा करें। वरना अकेले योगा करना ना, 1 दिन करोगे 2 दिन करोगे फिर बोर हो जाओगे। तो अपने आप को प्रेरित रखने के लिए या तो हम ग्रुप में करते हैं या फिर कोई यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह नए नए आसन देखते रहते हैं और उनको देख के सीखते रहते हैं। यह एक उदाहरण है। ये किस चीज़ का उदाहरण है? सेल्फ मोटिवेशन। यस, क्योंकि और कोई नहीं है, वो सुबह सुबह खाली समय में योगा अकेले कर रहा है। कौन है वो? अल्पन। कैसा नाम रख दिया यार। टाइम मैनेजमेंट भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि वो सुबह अपने टाइम को मैनेज कर रहा है। ऑफिस आवर्स में उसको समय नहीं मिलता होगा योगा करने के लिए, तो सुबह के लिए उसने टाइम निकाला। ये भी आंसर गलत नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तीसरा है डिसीजन मेकिंग। उसने कोई निर्णय नहीं लिया है, ये वो तो करता है बस, और अपने आप को प्रेरित रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी देख लेता है योगा की। प्रॉब्लम भी कोई नहीं है जिसको सॉल्व कर रहा है वो। ये नहीं बताया सवाल में कि उसको कोई रीढ़ की हड्डी में दर्द था, उसको सॉल्व करने के लिए योगा करने लगा वो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वो नहीं कर रहा है। अब हमारे पास रह गए सिर्फ 2 उत्तर, या तो वो सेल्फ मोटिवेशन इसका आंसर है या टाइम मैनेजमेंट इसका आंसर है। अब दोबारा एक बार जरा सवाल को पढ़ें। अल्पन सुबह योगा करता है, वो खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाएं देखता है। ये जो लिखा हुआ है ना, खुद को प्रेरित करने के लिए, अपने आप को खुद से प्रेरित करना है,
मतलब कोई बाहर वाला हमें नहीं कह रहा अरे यूट्यूब क्लासेस देखा कर, कोई बाहर वाला हमें नहीं कह रहा कि अगर तू ये करेगा तो तुझे पैसा मिलेगा। बस वो सुबह सुबह योगा करता है और ख़ुद को प्रेरित रखने के लिए वो योगा क्लासेस ऑनलाइन देखता है। इसको कहेंगे सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि सवाल जिस नज़र से पूछा गया है हमें सही विकल्प या सबसे बेहतर विकल्प भी उसी नज़र से ढूंढना पड़ता है। अगर ये सवाल इस नज़र से पूछा गया होता, अल्पन को योगा करना बहुत पसंद है लेकिन उसके पास समय नहीं है, तो वो क्या करता है, आधा घंटे जल्दी उठकर वो योगा को करता है। अगर इस तरीके से ये सवाल लिखा गया होता जिसमें टाइम का महत्व ज़्यादा आ रहा होता, तब इसका आंसर टाइम मैनेजमेंट हो जाता। ठीक है, तो सवाल को सही नज़र से पढ़ेंगे तभी उसके सही उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक। परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। 11 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरू हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।